कि हमारे पास एक कैम है जो कि अपने कांस्टेंट रेट ऑफ फ्लो के साथ स्विच को प्रेस करती है और ऑफ होती है। यानी कि जो हमारा एक टाइमर होगा, जैसे कि ये इन्होंने कैम यूज की है, तो कैम में क्या होगा कि ये जैसे ही इस स्विच के साथ स्ट्राइक करती है तो हमारा टाइमर ऑन हो जाता है और स्विच प्रेस हो जाता है। और ये उस पर डिपेंड करती है कि कैम का साइज कैसा है और रेट ऑफ फ्लो क्या है। अब जैसे कि आप बात करते हैं कि अगर कैम जितने टाइम के लिए रोटेट करती है, अब उतने ही टाइम के लिए हमारा जो टाइम लेंथ होता है स्विच का वो क्लोज रहता है। ठीक है, वो डिपेंड करती है कैम की शेप पे। अगर इसकी शेप ऐसे है तो वो जितने टाइम के लिए स्विच के साथ कांटेक्ट में रहेगी तो वो उतने ही टाइम के लिए स्विच हमारा प्रेस रहेगा, अदरवाइज वो बंद हो जाता है। और जब हम इसकी बात करते हैं, पीएलसी में बात करते हैं, तो पीएलसी में हमें क्या होता है कि जो इसका सिस्टम होता है वो हम एक डायरेक्टली लैडर लॉजिक प्रोग्राम्स में क्रिएट कर सकते हैं। तो उसका एडवांटेज ये होता है कि हम अपने जितने मर्जी टाइम तक हम इसे ऑन रख सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या होता है कि टाइमर प्रेजेंट वैल्यू को हम यूज करते हैं। तो टाइमर प्रेजेंट वैल्यू एक्चुअली होती क्या है कि जैसे एक हमारे पास ये टाइमर का एक ये है। वेट वेट। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि टाइमर होता है। टाइमर को हम क्या करते हैं, आउटपुट से एक स्विच दिया यानी इनपुट दी, तो वो हमारे क्या करेगा, जैसे टाइमर में प्रीसेट वैल्यू आती है तो वो हमारे वोल्टेज जनरेट करेगा और जो भी हमारी इंटरनल रिले होगी उसको ऑन ऑफ करता है। जब हम इसकी पीएलसी लैडर लॉजिक में बात करते हैं तो हमारे पास एक पुश बटन लगाया है इन्होंने, और ये नॉर्मली स्टॉप, ये नॉर्मली क्लोज आएगा, ये ओपन लगा दिया उन्होंने। तो यहाँ से क्या करेंगे, जैसे हम पुश बटन को प्रेस करते हैं तो सर्किट कंप्लीट होता है, तो हमारी इंटरनल रिले स्टार्ट हो जाती है। तो इंटरनल रिले स्टार्ट होती है, हमने उनका एड्रेस एक लैच के सिस्टम में दे दिया कि जैसे ही हम ये स्विच को रिलीज करते हैं तो ये लैचिंग से करंट फ्लो करता रहता है और जिससे हमारी इंटरनल रिले चलती रहती है। उसके बाद क्या होता है, जो इसका एड्रेस हमने सेम एक यहाँ पे स्विच लगा दिया और उससे एक टाइमर को कनेक्ट कर दिया। टाइमर हमारा कौन सा होगा, जितने टाइम तक हमारा स्विच को प्रेस रहना या फिर अदरवाइज मोटर ऑन रहनी है उसका टाइमर होगा। अब जैसे ही हम इस स्विच को प्रेस करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक टाइमर 2 है वो कंटिन्यू है और हमारा टाइमर 1 स्टार्ट हो जाएगा। टाइमर 1 स्टार्ट होने से क्या होगा, जो हमारी आउटपुट है वो स्टार्ट होगी। अब हमने 10 सेकेंड्स के लिए टाइमर लगाया हुआ है, तो वो फर्स्टली जैसे ही हम इसको इनपुट देंगे तो जो टाइमर होगा वो 10 सेकेंड्स तक काउंट करेगा। उसके बाद हमारी जो भी आउटपुट्स होगी, लाइट्स या मोटर, वो एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव होने के बाद वो क्या करेगा, जो हमारा फर्स्ट टाइमर होगा वो सेकंड टाइमर को इनपुट देगा कि वो लाइट्स कितने टाइम तक ऑन या ऑफ रहेगी। अब जैसे मैंने फर्स्ट टाइमर को इनपुट दिया था कि 10 सेकंड बाद मेरा टाइमर ऑफ हो, तो वो क्या करेगा, 10 सेकंड के बाद जो सेकंड टाइमर को होगा वो उसको एक्टिव कर देगा कि 20 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली सेकंड टाइमर रन करना शुरू कर दे। अब जैसे ही सेकंड टाइमर को यहाँ पे इनपुट मिलेगी तो ये क्या करेगा, जो ये वाला सर्किट होगा इसको ब्रेक कर देगा और ब्रेक करने से क्या होगा, जो हमारी टाइमर फर्स्ट होगा वो ब्रेक हो जाएगा। तो जो हमारी इंटरनल कॉइल चल रही होगी ये वाली, वो भी स्टॉप हो जाएगी। तो इससे पीएलसी का थोड़ा इजी हो जाता है कि हम ये टाइमिंग और टाइमर को यूज कर सकते हैं। जब उसके बाद बात आती है हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर्स की। अब माइक्रो कंट्रोलर्स में क्या होता है, अब माइक्रो कंट्रोलर्स में क्या होता है कि एक हमारे पास मेमोरी चिप होती है और जिसमें इनपुट आउटपुट्स इंटरफेस किए जाते हैं। अब हम इसी लैडर लॉजिक को, प्रोग्राम्स को यूज करके हम ऑन ऑफ करते हैं स्विच को टाइम डिले देके। अब इसमें क्या होता है, बंचेस ऑफ द प्रोग्राम्स बनते हैं। अब जैसे क्या, हमारे पास ये
लेटर प्रोग्राम्स बन जाता है। तो इसमें क्या होता है हमारा DEX डिक्रीमेंट स्टेटमेंट, BNE ब्रांच इफ नॉट इक्वल्स, जो ये सारे प्रोग्राम्स होते हैं इन्हें ब्लॉक्स प्रोग्राम बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है जो लूप्स होती है वो हर एक साइकिल के लिए 8 टाइम्स के लिए रन करती है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ लूप्स होंगी तो हम टोटल्स कितनी हो जाएगी, एक साइकिल्स के लिए 8 बार, और नंबर्स ऑफ साइकिल है तो n के साथ उसे प्रोडक्ट कर देंगे। और हमारी जो LDX होती है यानी लोड वैल्यू होती है, लोड रेजिस्टेंस होती है, वो 3 टाइम्स साइकिल चलती है एक प्रोग्राम्स के लिए। और जो हमारा राइट टर्न सब रूटीन्स होता है वो 5 साइकिल्स चलता है 1 टाइम्स के लिए। तो यानी हम इन तीनों को प्रोडक्ट करेंगे और इतनी हमारे प्रोग्राम की लेंथ हो जाएगी। फिर उसके बाद जब हम इसके मेमोरी बिट्स की बात करते हैं तो वो मेमोरी बिट्स क्या करता है कि 7 मेमोरी बिट्स को लेता है और 7 के बाद एक ओवरफ्लो फ्लैग को जनरेट कर देता है काउंटर को। तो जब यहाँ पे 7 मेमोरी बिट्स फिल हो जाती है तो वो क्या करेगा, एक फ्लैग को जनरेट कर देता है जिससे कि ये सारी मेमोरी बिट रीसेट हो जाती है ऑटोमेटिकली फॉर फर्दर फिलिंग के लिए। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक दो क्रिस्टल ऑसिलेटर्स है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल क्रिस्टल ऑसिलेटर है, जिसको कि 8 मेगाहर्ट्ज के क्रिस्टल ऑसिलेटर से हम ऑसिलेट करवाते हैं। तो वो क्या करेगा कि जैसे ही ये 7 मेमोरी चीज बिट्स सर। फिल होती है। हाँ जी। सर साइकिल्स समझ में नहीं आए, साइकिल्स क्या चीज है? साइकिल्स हमारे जैसे प्रोग्राम्स के, जैसे कि हमने 8 लूप्स का एक प्रोग्राम बनाया जिसमें लूप्स के अंदर लूप बन रहे हैं, तो वो एक साइकिल क्रिएट कर लेगा ना। जैसे कि 8 ओके। साइकिल बना ली उसने, तो वो एक प्रोग्राम को पहले 8 बार चलाएगा। जैसे हम कंडीशन लगाते हैं ना, इफ ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू हम्म। 7, तो वो 7 बार प्रोग्राम्स को चलाएगा। तो हाँ जी। वही 7 टाइम्स को चलाने के लिए उसके अंदर साइकिल्स क्रिएट करने पड़ते हैं। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ साइकिल्स हैं तो वो क्या करेगा, उसको 8 को n के साथ प्रोडक्ट करेगा। और जो लोड रेजिस्टेंस होगा वो 3 टाइम्स साइकिल्स चलाता है, और जो हमारा राइट टर्न फंक्शन होता है वो 5 टाइम्स साइकिल चलाता है। यानी इससे डिसाइड होता है कि जो हमारा पूरा प्रोग्राम होगा वो कितने लेंथ का होता है। ठीक। तो उसके बाद जब हम एक बिट की बात करते हैं तो उसमें 7 बिट्स काउंट होते हैं। तो जब हम क्रिस्टल ऑसिलेट को एनर्जाइज करते हैं वो तो हर एक सिंगल बिट को फिल करने के लिए 7 टाइम्स इनपुट्स लेता है। ठीक। तब जैसे ही वो 7 टाइम इनपुट फिल हो जाती है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, एक फ्लैग जनरेट कर देता है जिसे TOF कहते हैं, टाइमिंग ओवरफ्लो फ्लैग। तो ये जनरेट कर देता है। अब जैसे ही वो 7 पे फिल होती है तो वो एक फ्लैग जनरेट करता है, और माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा, एक सिग्नल को क्रिएट करता है जो कि ये सारी फिल्स को फिर से दोबारा रीसेट कर देता है। फिर अगले ऑसिलेट के लिए, अब जैसे P0 है, फिर P1 है, फिर P2, P3, P4, P5, P6, ऐसे सारे फिल्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद जैसे ही 7 में फिल हुआ तो वो जो एक टाइमर ओवरफ्लो फ्लैग होगा वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। जनरेट होने के बाद क्या करेगा, वो इन सारे डाटा को स्टोर करेगा और इसको रीसेट कर देगा दोबारा अगले वाले के लिए। ठीक। अब वैसे ही ये देखो कि पहले वो 0 0 0 से काउंट करेगा, फिर उसके बाद वो रीसेट कर देगा, और लास्ट हमारा जो मैक्सिमम होता है वो FFF तक होता है। उसके बाद क्या करेगा कि एक ओवरफ्लो फ्लैग जनरेट करेगा, फिर वो उसे दोबारा रीड करके 0 0 पे ले आएगा। अब जैसे ही हमारे पास ओवरफ्लो फ्लैग जनरेट होता है 7 बिट्स का, वो उसको रीसेट कर देता है सिस्टम को पूरा। तो हमारे पास जो टोटल काउंट रह जाती है वो फिर से 0 हो जाती है। ठीक। उसके बाद हम करते हैं माइक्रो प्रोसेसर की बात में। माइक्रो कंट्रोलर में जो हमारी आउटपुट्स होती है वो इन 3 आउटपुट्स में और इन 3 इंटरनल रेजिस्टेंस में 5 में स्टोर होती है। अब वो ये नहीं डिपेंड कर पाता कि वो इन 5 आउटपुट्स में किस आउटपुट में जाके स्टोर होता है। तो जब ऐसे यहाँ पे देख रहे हो कि जो ये TOCX है और ये काउंटर हमारा हो गया, तो जो हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी और जो हमारी इंटरनल कैपेसिटर की वैल्यू होगी सेव होगी, तो वो कहाँ पे सेव होगी वो खुद नहीं डिसाइड कर पाता, इसलिए वो सिर्फ वो 7 बिट्स को ही बताता है कि जो वो 7 बिट्स है वो कहाँ पे सेव हुई है। इसलिए जो जैसे कि हमने फर्स्ट में वैल्यू पुट की, सेकंड में पुट की, 6 में पुट की, आगे लास्ट में पुट की, उसके बाद वो क्या करेगा, फ्लैग जनरेट कर देगा और ये सारी वैल्यूज को हमारे रजिस्टर्स में सेव कर लेगा। रजिस्टर्स में सेव करने के बाद वो क्या करेगा, फिर से अगली दोबारा वैल्यूज उठाएगा, फिर से उनको अपने रजिस्टर्स में सेव कर लेगा। इसी तरीके से वो तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा ये ऑसिलेटर्स अपनी वैल्यूज को पूरा 0 0 नहीं कर देता। जैसे हमारे पास एक ट्रू कंडीशन होती है ना, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, जब तक ये दोनों 1 1 को फॉलो नहीं कर लेता वो तब तक रजिस्टर्स में वैल्यू डालता रहेगा बार बार। और लास्ट के जैसे ही वो हमारा 1 1 आ जाएगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा। जो लास्ट वाली वैल्यू होगी वो रजिस्टर में नहीं डालेगा। ठीक है।
फिर उसके बाद हमारे पास ये 555 टाइमर के लिए आ जाता है। 555 टाइमर क्या होता है, इसे एक तरीके का एमसी होता है जिसे हम टाइमिंग और डिले के लिए यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ टाइम इंटरवल के लिए सेट किया जाता है। अब जो ये 555 टाइमर आईसी होता है, इसको ट्रिगर करने के लिए हम बाहर से एक रेजिस्टर और कैपेसिटर का सेट लगाते हैं, ठीक, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 1.1 आरसी होती है, यानी 1.1 रेजिस्टर होता है। अब हमें जितने लार्ज टाइम के लिए काउंटर को या टाइमर को चलाना है, हम उतने ही लार्ज टाइम के लिए इनकी वैल्यू देते हैं। जो आर की लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो 1 मेगा ओम्स होगी। और जो इसमें अगर लीकेज आती है तो लीकेज की प्रॉब्लम से क्या होगा, जो इसकी एक्यूरेसी होती है, अगर हम मान के चलते हैं कि हमने टाइमर को 10 सेकंड के लिए लगाया और मैं इसमें जो रजिस्टर लगा रहा हूँ उसमें लीकेज आ रही है करंट की, तो वो क्या करेगा, 10 सेकंड के बजाय वो 9 सेकंड्स में ही टाइमर को ऑफ कर देगा। तो इसलिए सिस्टम को ऐसे होना चाहिए कि जिसमें कि ना ही कोई लीकेज हो और ना ही कोई एक्यूरेसी ना क्रिएट ना करे। अब जो कैपेसिटर की मिनिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो 10 माइक्रोफैरड होती है। अगर हमें लो से लो टाइम भी रजिस्टर का यूज करना है तो तब तक हमें लो से लो भी हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 किलो ओम और कैपेसिटर की वैल्यू 1 पिको फैरड रखनी है पर मिली सेकेंड के फ्रैक्शन में। पर मिली सेकेंड के फ्रैक्शन में, यानी कि हर मिली सेकेंड के बाद इसकी वैल्यू इससे कम ना हो। ये 1 किलो ओम और 100 पिको फैरड से इसकी वैल्यू कम ना हो। अब इसमें होता कैसे है, अब मैंने बाहर से इसे 1 मेगा ओम और इसे 100 मेगा पिको फैरड दे दिया, तो ये क्या होगा, एनर्जाइज होगा और ये दो जो ओप एम लगे हुए हैं इससे जो क्या है रीसेट और सेट वाले पे जाएगी। अब जैसे ये ट्रिगर होगा तो ये रीसेट और सेट वाला ऑन हो जाएगा। तो ऑन होने के बाद क्या करेगा, जो इसकी आउटपुट होगी वो हमें यहाँ से आउटपुट मिल जाएगी। अब जैसे ही हमें आउटपुट मिली तो ये एक सिग्नल जनरेट करेगा इस ट्रिगर वाले इनपुट को, क्योंकि हमारा आउटपुट मिल गया है, अब टाइमर को दोबारा रीसेट कर दो। तो वो क्या करेगा, टाइमर को दोबारा फिर से 10 सेकंड के लिए रीसेट कर देगा, फिर से हमारा ट्रिगर पल्स चलेगा, आउटपुट क्रिएट करेगा और फिर से दोबारा वो रीसेट हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास एक मैकेनिज्म आता है विंड स्क्रीन वाइपर मोशन। अब विंड स्क्रीन वाइपर मोशन क्या होता है, एक ऑसिलेटिंग आर्म होती है, ठीक है। इससे हम जैसे मान के चलते हैं कि जो कार का वाइपर स्क्रीन होता है उससे देख लेते हैं। अब ये दो टाइप्स में हमारे पास मिलते हैं, एक मैकेनिकल लिंकेज के साथ, एक जो हमारी स्टेपर मोटर होती है उसके लिंकेज के साथ। अब जो मैकेनिकल लिंकेज होती है उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट होती है ये वाली, उसे हम रोटेटरी आर्म बोलते हैं, रोटेशन विद मोशन के मोटर के साथ। जो सेकंड होती है ये वाली, वो एक ऑसिलेटरिंग पार्ट होता है जो कि ये आर्म के साथ कनेक्ट होता है। और जो थर्ड होती है हमारी, ये जो वाइपर होता है जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर उस पर लगा ही होता है, जो ये होती है ये परमानेंट डीसी मोटर के साथ कनेक्ट होती है। जब इसको एनर्जाइज मिलता है तो ये क्या करती है, एक्टिव हो जाती है और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू कर देती है। अब जो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो ये क्या होगी, आर्म को पीछे की तरफ लेके आएगा, तो ये वाइपर एक बार एंटी क्लॉकवाइज आएगा और एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। क्योंकि जैसे ही ये यहाँ तक आ जाता है तो ये वाला लिंक यहाँ पे आ जाएगा और ये लिंक इसके साथ ऐसे कनेक्ट हो जाएगा टेढ़ा, तो ये क्या करेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा। एक सेकेंड। ठीक है, आर्म के साथ वो कनेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद जब हम उसे स्टेपर मोटर के साथ कनेक्ट करते हैं, यानी कि उसके साथ जैसे कोई माइक्रो कंट्रोलर लगा दिया, अब हमने माइक्रो कंट्रोलर में इनपुट दिया, तो एक स्टेपर को रोटेट होने के लिए हमें मैक्सिमम 4 इनपुट्स देने पड़ते हैं विद इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि जो स्टेपर्स मोटर होती है वो 4 डायरेक्शंस में मूव करती है। एक बार आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। अब जैसे ये हमारी स्टेपर मोटर है, तो ये 4 डायरेक्शंस में मूव करेगी। जब हम ये फुल पाथ लेती है तो पहले यहाँ पे, फिर 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 270 और फिर से 360 डिग्री पे। तो इसे 4 इनपुट्स को चलाने के लिए हमें 4 ही इनपुट और आउटपुट्स चाहिए होते हैं। फर्स्टली जब मैंने इसको एनर्जाइज दिया तो वो मोटर क्या करेगी, 90 डिग्री पे टिल्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद दोबारा जब इनपुट दी तो वो 180 पे जाएगी,
फिर उसके बाद दोबारा इनपुट दी तो वो 360 और 270 और 360 पे। वैसे ही जितने 4 इनपुट्स इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके जाने के लिए और 4 इनपुट्स इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे लेके जाने के लिए, ठीक है। सेम वैसे ही ये प्रोसेस समझते हैं कि जैसे हमारे पास 2 स्टेप्स आते हैं इन स्टेपर मोटर में, एक फुल स्टेप और एक हाफ स्टेप कॉन्फ़िगरेशन। फुल स्टेप में कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, हमारे पास सिर्फ 4 स्टेप पे मोटर रन करती है। अब जैसे इस पे समझाता हूँ, ये हमारे पास स्टेपर मोटर का फुल स्टेप हो गया। फुल स्टेप में क्या होता है कि जो मोटर होती है वो सिर्फ 4 स्टेप में रोटेट करती है, कि पहले वो फर्स्ट ए से गई, ए पे बी पे गई, बी से सी, सी पे डी। यानी यहाँ पे ए से सी और बी के डी पे जाने का मतलब क्या है, फर्स्टली मोटर गई सीधी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, फिर एक बार क्लॉकवाइज, फिर एक बार एंटी क्लॉकवाइज अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाती है। फिर जब उसके बाद हम जब बात करते हैं इसके हाफ स्टेप पे, तो हाफ स्टेप इसका कैसे होता है, ये इसका हाफ स्टेप होता है। हाफ स्टेप में क्या होता है, फर्स्टली मोटर जाती है अपने फर्स्ट पोजीशन पे, फिर वो दोनों के किसी एक 50% के पाथ पे रुकती है वहां पे, फिर वो 90 डिग्री, फिर 90 और 270 के सेंटर वाले पार्ट पे रुकती है, फिर सेंटर से 270 और 360 के सेंटर वाले पार्ट पे, और 370 पार्ट के, फिर उसके बाद जैसे इन्होंने गलत कर दिया है, फर्स्ट 90 डिग्री पे गई, 90 डिग्री के सेंटर पे, फिर सेकंड 90 डिग्री पे, फिर 90 से 270 के बीच में, 270 से फिर 270 पे, फिर 270 से 180 और 270 के सेंटर में, और फिर बाद में 270 पे, फिर 270 और 360 के सेंटर पे, फिर 360 से 360 पे। ऐसे हाफ वाले में ये सिर्फ सेम मोशंस होते हैं। जैसे इसमें इन्होंने बाइनरी डिजिट वैसे ही दी है कि जब हम जब हम मोटर फॉरवर्ड में चलती है फुल पाथ में तो वो A956 का पाथ फॉलो करती है, और जब रिवर्स में चलती है तो 659A का पाथ फॉलो करती है। यानी जब वो फॉरवर्ड में चल रही है तो A956 का पाथ, फिर से अगेन A पे, फिर जब वो रिवर्स में चलती है तो A6, 5 और 9 का पाथ फॉलो करती है, फिर अगेन A पे। तो ये तो हमारा फुल स्टेप में हो गया। अब जब मोशन वो हाफ स्टेप की बात करता है, हाफ स्टेप में मोशन कैसे हो रहा है, A8915462, कैसे, वो हाफ स्टेप फुल स्टेप का लेगा और हाफ स्टेप वो हाफ स्टेप्स में से लेगा। अब जैसे वो पहले था 891, पहले वो ए पे आएगा, ए पे वो 8 पे जाएगा, फिर 9 पे जाएगा, फिर 1 पे जाएगा, फिर उसका था 5462, 5462, यानी वो हाफ स्टेप्स फुल में से लेगा, हाफ स्टेप्स वो अपने हाफ स्टेप में से कंप्लीट करेगा, ठीक है। अब उसके बाद से ये उसकी थोड़ी प्रोग्रामिंग आ जाती है, जैसे कि हम उसमें प्रोग्राम कैसे करते हैं माइक्रो कंट्रोलर में। बेसिकली ये सी लैंग्वेज पे ही चलता है। मेन हुआ हमने पोर्ट बी दिया, फिर उसके बाद उसको डिले दे दिया कि कितने सेकंड्स के लिए वो डिले होना चाहता है, फिर सेकंड पोर्ट पे आपने डिले बता दिया कि कितने सेकंड के लिए सेकंड पोर्ट पे डिले होगा, फिर थर्ड स्टेप में बता दिया, फोर्थ में, वैसे ही करके फर्दर जितने भी आप स्टेप में वाइपर्स को मोशन देना चाहते हो तो मोशन दे सकते हो। तो उसके बाद हमारे पास आया था इंटीग्रेट सर्किट में। तो इंटीग्रेट सर्किट क्या होता है कि हमने जो माइक्रो कंट्रोलर है उसे किसी एक सॉफ्टवेयर के साथ कंट्रोल कर लिया। जैसे कि आप लोग आर्डिनो वगैरह यूज करते हो, तो उसमें क्या होता है कि हम आर्डिनो में मॉनिटर डिस्प्ले करके हम किसी भी मोटर का डिस्प्ले देख सकते हैं कि मोटर कितनी डिग्री रोटेट कर रही है। तो हमने क्या किया, इनमें से एक माइक्रो कंट्रोलर को इंटीग्रेट करवा लिया सॉफ्टवेयर के साथ। तो उसको जब हम ट्रिगर देंगे तो जो ये स्टेपर मोटर होगी, तो इसको 1-2 स्टेप्स में कंप्लीट करना होता है। फर्स्टली जब हम इसको मोशन देंगे तो ये स्टेप लो से हाई ट्रांजिशन जाएगा, फिर हाई लो पल्स में कन्वर्ट होता रहेगा। अब जब ये हाई पे है, जैसे मीन्स कि ये जीरो यहाँ था, विंडशीट स्टार्टिंग में थी, तो विंडशीट यहाँ से वो यहाँ तक गई तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमी। अब मोटर हमारी हाई पे है, हाई से उसको लो पे आने के लिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आना होगा, तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पीछे की तरफ आएगी। यानी फर्स्ट टाइम जब वो हाई हुई तो वो अप की तरफ गई, फिर जब वो लो हो गई तो वो डाउन की तरफ आ गई। तो ये ट्रिगर तब तक चलती रहेगी जब तक आप उसको पल्स देते रहोगे वाइपर्स को। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक पल्स दी, पल्स में यहाँ पे आप देख रहे हो कि 4 वायर्स लगी है, ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन और येलो। तो हर 2 वायर्स उसे एक बार क्लॉकवाइज घुमाने के लिए और एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए होता है। अब इन 2 वायर्स से इसके पास इनपुट
इनपुट गई तो ये हाई हो गया, हाई होने के बाद ये अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंच गया लास्ट में। तो जैसे इसे हाई हो गया तो उसके बाद इसे ऑटोमेटिकली लो होना है, तो वो लो हुआ तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है। तो ये उसे वहां पे सेट कर देती है। अब जो सेट करती है तो इसमें एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट होती है और एंगुलर जो उसकी कॉइल की फ्रिक्शन होती है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी हमने सप्लाई की वो मोटर को, वो v हो गई, और जो बैक ईएमएफ उसने जनरेट किया वो vb हो गया। अब क्या करेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल, और जो हमारा ये एल एन टी होता है एल डी आई अपॉन डी टी प्लस रेजिस्टेंस। तो एल हमारी इंडक्टेंस होगी, आर हमारा रेजिस्टर हो गया विद आई करंट के साथ। तो इसमें क्या होता है, जो इंडक्टेंस होती है वो मोटर की चेंज नहीं होगी, तो इसलिए हम उसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर लेते हैं। अब क्या कहते हैं कि जब अगर बैक ईएमएफ जनरेट हो रही है एक फिक्स रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ, तो क्या उसके दो पेयर्स बनते हैं, एक डी कॉस साइन थीटा और एक कॉस थीटा। तो जो के बी होगा हमारा वो एक कांस्टेंट आ जाएगा, और डी टी अपॉन डी टी कॉस थीटा और साइन डी थीटा अपॉन डी टी। अब जो यहाँ पे के बी की वैल्यू होगी वी बी की, वो साइन की वैल्यू उठा के हम यहाँ पे पुट कर देते हैं वी बी की जगह पे। जब वी बी की जगह पे पुट किया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई v माइनस के बी साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी प्लस आर आई। तो जब हम इस पर लैपलेस लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, एस आ जाएगा, ठीक है, माइनस के बी एस साइन थीटा डी थीटा को विद रिस्पेक्ट टू टी के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा एस टी इक्वल टू एल हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहा, डी आई अपॉन डी टी को इंटीग्रेट किया तो आई एस इंटू एस आ गया, रेजिस्टेंस को किया तो आर आई एस आ गया। जब इनको सॉल्व करते हैं यहाँ से क्या करेंगे, आई एस को दोनों में कॉमन है तो आई एस कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया एल एस प्लस आर। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं कि अगर मोटर रोटेट कर रही है तो उसमें ऑटोमेटिकली टॉर्क जनरेट होगा। टॉर्क जनरेट होने के बाद क्या होगा, जो फ्लक्स होगी वो डिपेंड करेगी एंगुलर पोजीशन पे हमारी। तो हमारा टॉर्क क्या होगा, तो हमारा टॉर्क क्या आ जाएगा, के टी आई साइन थीटा। जो के टी हो जाएगा, के टी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉर्क इज इक्वल टू मास एंड एक्सेलरेशन। तो हमारी मास तो जे ही होगी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी। तो अगर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, के टी आई साइन थीटा। ठीक, तो इसकी वैल्यू आ गई। तो जो ये अगेन उसने लैपलेस लिया, जे स्क्वायर एस स्क्वायर जे थीटा इज इक्वल टू के टी साइन थीटा आई एस एस। अब इसकी वैल्यू उठा के दोबारा हम ये वाली कंडीशन में पुट करेंगे आई एस की। आई एस की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यहाँ से आई एस की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको इधर ले गए, ये इसके डिवीजन में आ गया और आई एस की वैल्यू आ गई, और आई एस की वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो इस कंडीशन को पुट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है, थीटा एस अपॉन वी एस इज इक्वल टू के टी साइन थीटा अपॉन जे एस एल प्लस आर एस स्क्वायर के बी के टी एस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें क्या होगा कि एक से जो साइन ये वाला रह गया वो इसके नीचे आ गया मल्टीप्लाई, बाकी ये डिवीजन में रह गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी इम्पल्स वोल्टेज देंगे उसको 1 कर देंगे, यानी जो V होगी ये वाली उसको हमने 1 कर दिया, इम्पल्स वोल्टेज दे दी। और जो सारे सिस्टम को होगा हम उसको JL से डिवाइड कर देंगे, बोथ अपर साइड और लोअर साइड। तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, ये JL अपर आ गया, तो नीचे जहाँ जहाँ JL होगा वो कैंसिल हो जाएगा उसके साथ। अब जो एल आर अपॉन एल एस होता है ये हमारा डैम्पिंग फैक्टर होता है, और जो ये होता है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। अब ये देखो, जब जो ये बता रहा है एस स्क्वायर टू एप्सिलॉन ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ जाती है, ये वाली, ये हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गई। उसके बाद डैम्पिंग फैक्टर आ गया आर अपॉन एल अपॉन टू ओमेगा एन, ये वाला। ठीक, अब ये आ गया। अब उसके बाद जब भी ये वाइपर्स को वर्क करता है तो हमारा एक डैम्पिंग फैक्टर मिलता है हमें, और एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिलती है हमें। इन दो फैक्टर पे मोटर डिपेंड करती है हमारी। ठीक है, डाउट है कोई इस टॉपिक में? हेलो, आगे बढ़ूं? हेलो, चलो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हमारा बाथ स्केल, बाथरूम स्केल। अब बाथरूम स्केल क्या होता है कि उसको एक कंसीडर करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक वेटिंग मशीन लगा ली। ठीक,
वेटिंग मशीन एक सिंपल होती है कि एक पर्सन उसके प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है, वो एक एनालॉग सिग्नल दे देता है वेटिंग का, उसको बता देता है कि हाँ इस बंदे का कितना वेट है, और वो वर्क किस पे करती है, रेजोनेंस स्पीड और एक्यूरेसी पे डिपेंड होती है। हेलो। Yes. हाँ जी। I think there are only 3 minutes are left for this lecture to be complete on Zoom. I am again starting this Zoom ID at the same password. So I request all ओके सर। participants and you Rahul, please join again over here. ओके सर। Okay, and in the meantime, because we have 2 minutes left over here, if any queries are there, you can ask regarding the the earlier mechatronic system which have been discussed over here. So out of the the system that are being discussed today, at least one I think will be coming in your final exam. So don't be afraid about the too much electronics over here. At least you can write down the basic thing, how the wiper motion is there, how the various stepper motor and servo motors are working. So that will be, I think, sufficient for that.